नमस्कार दोस्तों, मिडल टाउन पेंसिल्वेनिया जहां पे लोग 372 फुट टॉल कूलिंग टावर जो एक न्यूक्लियर पावर्ड इलेक्ट्रिक प्लांट का था उसके करीब रहते थे, जहां पे उन्होंने एक रक्कस वेंटिंग स्ट्रीम की आवाज़ सुनी। उसके बाद इसका दूसरा जो बस्ट होता है वो मॉर्निंग के टाइम में लगभग 3:53 के करीब बुधवार को 28 मार्च 1979 को होता है। कुछ जो लोग जगे हुए थे उन्होंने इसे सुना और वो वापस हो गए। इसी के बीच अर्ल शोवाल्टर नाम का एक 28 साल का इंजीनियर भी वहां पे था जो इस $1 बिलियन प्लांट की देखरेख कर रहा था। वो नींद में 2-3 बार उठा और उसकी वाइफ ने उसको ये अश्योर किया कि वो वापस से सो जाए, कुछ नहीं हुआ है। और उसने बताया कि शोवाल्टर गलत है कि कुछ आवाज़ें आ रही है। ये सबसे बड़ा वर्स्ट इंसिडेंट था उस सेंचुरी का जो अनफोल्ड हो रहा था 3 माइल आइलैंड के ऊपर। ये जो इंसिडेंट था ये सिर्फ हजारों लोगों को थ्रेटन नहीं कर रहा था, बट उन लोगों को भी थ्रेट कर रहा था जो अभी पैदा नहीं हुए हैं या जो पैदा हो चुके थे। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट के फ्यूचर को भी तय करने वाला था कि इसका फ्यूचर आगे जाकर क्या रहेगा। परंतु जो ये एक्सीडेंट था ये एक प्रकार से डूम्सडे था। इसका किस तरह की वहाँ पे पैनिक होती है, किस तरह की कन्फ्लिक्ट होते हैं और किस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन और कंफ्यूजन का माहौल होता है। ये जो एक्सीडेंट था ये ह्यूमन के मैकेनिकल एरर की वजह से एक हार्मलेस ब्लास्ट था एक स्टीम का, जो मेट्रोपॉलिटन एडिसन कंपनी प्लांट के मिडल में हुआ था, जो सस्क्वेहेना रिवर के करीब था, जो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर विप्स रेडियो एक्टिविटी के थे वो सेंट्रल पेंसिल्वेनिया में हो रहे थे। जो रिएक्टर का कूलिंग सिस्टम था वो माल फंक्शन कर चुका था और जो उसके वॉल्व थे वो फेल हो चुके थे, जिसकी वजह से जो कोर था वो न्यूक्लियर प्लांट का वो बहुत ही ज्यादा हीट हो रहा था, जिसकी वजह से एक मेल्ट डाउन की स्थिति आ चुकी थी। इसकी वजह से कोर इतना हॉट हो चुका था, जो उसके साथ की थिक स्टील और कंक्रीट का जो कोकून था वो धीरे धीरे मेल्ट होने की स्थिति में आ चुका था। कलेक्शन के जो साउंड थे वो पूरे प्लांट कंट्रोल रूम में कंटिन्यूसली गूंजे जा रहे थे। लाइट और जो स्विचेस थे वो अलार्म को कर रहे थे बार बार। 1200 से ज्यादा लाइट्स थी जो हॉर्स शेप के कंट्रोल पैनल के अंदर वो कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रही थी। बट वहाँ पे किसी भी तरह का पैनिक नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी जो कंट्रोल रूम के अंदर इस तरह की सीरीज ऑफ प्रॉब्लम और ब्रेकडाउन हो रहे थे पिछले 3 महीने के अंदर, तो ये कंटिन्यूसली हो रहे थे। किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उनको लगा कि चीजें एंड में ठीक हो ही जाती है, जैसे उन्होंने चाइना सिंड्रोम मूवी के अंदर देखा था जिसमें सेम तरह की सिचुएशन हो रही थी और वो कुछ ही दिन पहले मूवी और थिएटर हॉल्स में वहाँ पे दिखाई गई थी। परंतु अचानक ही कंप्यूटर की जो टैपिंग थी लाइन थी उसमें धीरे धीरे क्वेश्चन मार्क्स आने शुरू हो गए थे। वो प्रोग्रामर थे वो उसको एंटीसिपेट नहीं कर पा रहे थे कि वो क्यों हो रहा था। पिछले 7 दिन से वो कंटिन्यूसली इसी तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे वो इस प्रकार के आंसर को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे कि किस तरह से ये लाइट ब्लिंक हो रही है और क्वेश्चन मार्क जो वहाँ पे है वो फिर से आ रहे थे। वहाँ पे किसी भी तरह का डर नहीं था, वहाँ पे लोग सीरियसली हर्ट नहीं हुए थे और जो वहाँ पे रेडिएशन डोजेस लीक हो रहे थे, एक्सपर्ट का मानना था कि लॉन्ग टर्म में किसी भी तरह का डेंजर पोज नहीं करते थे। जो प्लांट के एक्सपर्ट थे उन्होंने ये कैलकुलेट किया कि इससे किसी भी तरह का थ्रेट पोज नहीं होता है, बट अगर वहाँ पे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो गया तो ये क्राइसिस और हेल्थ प्रॉब्लम है धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। It was the first step in a nuclear nightmare. As far as we know at this hour, no worse than that. The government officials began into commercial service only 3 months ago. Officials from Metropolitan Edison Company. तीन 3:53 मॉर्निंग में 1979 को इंसिडेंट शुरू हुआ, जब सेफ्टी वॉल्व बिल्कुल फेल हो चुकी थी और जो इलेक्ट्रिक टरबाइन था वो स्टॉप हो चुका था और स्टीम की जो साउंड थी उसकी वजह से शोवाल्टर की नींद खुल चुकी थी। इसके 7 सेकंड के बाद ही हीट चेन जो रिएक्शन कंट्रोल करती थी उसकी जो रॉड थी वो यूरेनियम कोर में गिर गई थी। वॉल के फेलियर की वजह से जो कूलिंग सिस्टम था उसने अपना वर्क ठीक से नहीं किया और कूलिंग पंप एकदम से शट डाउन हो गया।
इसको बाईपास करने के लिए जो वर्क किया गया था उसने काम नहीं किया, क्योंकि किसी ने पहले ही उसको बंद कर दिया था। टेम्परेचर तेजी के साथ बढ़ रहा था, जो 50 फीट टॉल रिएक्टर से 1000 गैलन का जो वाटर था वो स्टीम के रूप में बाहर निकल रहा था। टेम्परेचर के तेजी से बढ़ जाने के कारण वहाँ का जो मेल्ट डाउन की स्थिति है वो बढ़ चुकी थी, और ये पहला स्टेप था जिसमें मेल्ट डाउन शुरू हो चुका था। जो फ्यूल रोड थी वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी और टेम्परेचर राइज कर रहा था। 3:59 मॉर्निंग में ये किसी को आइडिया नहीं था कि न्यूक्लियर प्लांट में क्या हो रहा था। इसके कुछ मिनट बाद ही पंप से फिर रिस्टार्ट हो गया और फ्यूल रोड दोबारा से डैमेज होनी शुरू हो गई। सुबह 6:10 पर 4 जो कंट्रोल ऑफिसर वहां पे चैम्बर में मौजूद थे, उनको पता चला कि वॉल है जो वो स्टक कर चुका है, और इसको बंद किया ताकि एक प्रॉब्लम खत्म हो सके, और इस तरह से जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। पर इसी के साथ एक दूसरी प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गई। जो वॉल स्टक करके उन्होंने बंद कर दिया था उसी से वाटर बाहर निकल रहा था, जिससे पूरा जो प्लांट हाउस था वो पूरा भर चुका था। फिर से स्लम पंप को स्टार्ट किया गया, जिससे लगभग 3 से 4 फीट जो वाटर था वो वहां से क्लीन किया गया और दूसरे हाउस में डाल दिया गया, जहां से वो धीरे धीरे उसकी जो विप्स थे वो लीक होना शुरू हो गए, जो फ्रेश एयर में जा रहा था। ये गैसेस फेटल तो नहीं थी, पर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वहाँ पे थी वो टोटली कोलैप्स कर चुकी थी। सभी टेक्नीशियन को बुलाया गया और ये चेक किया गया कि वहाँ पे किस तरह की स्थिति बनी हुई है। लगभग 3,50,000 कस्टमर को ये कोई आइडिया नहीं था कि इस वक्त न्यूक्लियर प्लांट के अंदर क्या हो रहा था, क्योंकि जो वहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई को कट किया गया था उसका जो कोटा था वो किसी और सप्लाई न्यूक्लियर प्लांट ने उन्होंने ले लिया था। सुबह 7 बजे के करीब जब रेडिएशन स्प्रेड हो रही थी तो आर्मी पर्सनल और सिविल डिफेंस अथॉरिटी को भी बुलाया गया, जिसने एनआरसी को भी वहाँ पे इन्वाइट किया गया। रेडिएशन जो मॉनिटर था उसमें 20 मिलीरैम शो कर रहा था, जो सेवरल माइल्स के बाद भी 7 मिलीरैम वहाँ पे शो कर रहा था। आर्मी पर्सनल जब वहाँ पे पहुँचे तो इस बात को सुनिश्चित किया गया और गवर्नर को बुलाया गया, जिसमें डिक थनबर्ग को 7:50 पे ये बताया गया कि वहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट के अंदर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, और इसी के साथ ही इवैक्यूएशन प्लान शुरू हो गया। जो भी लोग 20 माइल्स के अंदर इस जगह पे थे उनको रीलोकेट किया गया, और तब तक बाहर से एनआरसी के लोग भी 9 बजे तक 3 माइल्स आइलैंड पर आ चुके थे। प्रेसिडेंट कार्टर ने भी क्राइसिस को देखने के लिए वहां पहुंच गए थे। इस इंसिडेंट का पता लोगों को सुबह लगभग 9 बजे के करीब चला, जब पूरे वर्ल्ड में ये न्यूज़ फैल गई। वहां से ये बताया गया कि कोई भी इशू नहीं है और लीकेज नहीं है। हमारे अथॉरिटीज़ इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और इशू को देख रहे हैं। इसके बावजूद वहाँ पे जो लीकेज थी वो गैसेस की कंटिन्यूसली हो रही थी। मॉर्निंग 10 बजे थर्सडे को अथॉरिटी ऑप्टिमिस्टिक थी कि कोई भी इशू या डेथ नहीं है, पर 200 से ज़्यादा पत्रकार वहां पे पहुंच चुके थे। गवर्नर ने वहां जाकर चेक किया और वर्क हो रहा था, तो पता चला कि जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको क्लीन किया जा रहा है, उसको वहीं के जो नियर बाय स्ट्रीम है उसमें डाला जा रहा है, जिसको देखकर गवर्नर एंग्री हो गए और उन्होंने एनआरसी ऑफिसर और जो वहाँ के लोकल पर्सनल थे उनके साथ बात की। परंतु ये किसी को पता नहीं था कि न्यूक्लियर प्लांट के अंदर आखिर चल क्या रहा है। 6:40 फ्राइडे मार्च 30 जब वहां से एक और स्ट्रॉन्ग बस्ट प्लांट में हुआ तो इसके बारे में बताया जा रहा था, और उन्होंने ये क्लेम किया कि इसके हार्मफुल को बताया नहीं जा सकता कि कितना हार्मफुल है। इस पर गवर्नर ने कंटिन्यूसली एनआरसी को कॉल किया, उनके हेडक्वार्टर को कॉल किया और ये फैसला लिया कि 10 माइल्स के सर्कमफ्रेंस के अंदर जितने भी लोग हैं उनको वहां से शिफ्ट किया जाए। इस खबर को सुनकर लोगों में यह डर बैठ गया, जिससे ट्रैफिक जैम और भगदड़ की जो सिचुएशन है और ज़्यादा बन गई। जेल के अंदर जो प्रिजनर थे वो क्राई कर रहे थे और उनको लग रहा था कि वो वहीं पे ही ट्रैप हो चुके हैं। ज़्यादातर लोगों को न्यूज़ का पता इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि वहाँ पे सिग्नल जैम चला हुआ था, जिससे किसी को भी कोई एक्सेस नहीं मिल रहा था। फिर 11:15 पे प्रेसिडेंट कार्टर ने गवर्नर को बुलाया और एनआरसी लोगों के साथ भेजा। लगभग 11:30 से फिर से एक न्यूज़ आती है कि एक मेजर बस्ट हुआ है प्लांट के अंदर, जिससे गवर्नर का फ़ोन बजा और वहाँ से पता चला कि दोबारा से ये बोला गया है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं
या जो प्री नर्सरी के जो चिल्ड्रन है उनको दोबारा से वहां से शिफ्ट किया जाए, क्योंकि प्लांट के अंदर जो वर्क चल रहा था उससे ये अभी भी कूल डाउन की स्थिति में नहीं आ रहा था और जो एमिशन थी उससे पता चल रहा था कि ये शायद पिछले दिन से और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लोगों को ये बोला गया कि वो इंडोर्स रहें विंडो क्लोज करके और घर से बाहर नहीं आए। लगभग 1 बजे जब एनआरसी की टीम पहुंची तो उनको बोला गया कि न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर जाए और वहां पे चेक किया तो उन्हें पता चला कि वहां पे हाइड्रोजन का एक बड़ा बबल बना हुआ था। वहां से इशू ज़्यादा न हो इसलिए गवर्नर और प्रेसिडेंट ने कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। सैटरडे 31 प्रेसिडेंट ने ये अनाउंसमेंट की कि पिछली रात से वहाँ पे कोई भी इशू नहीं हुआ है, जिससे पता चला कि जो हाइड्रोजन का बबल है उसका एक सॉल्यूशन निकल गया है। 8:30 फिर से इशू आया कि बबल का जो साइज है वो अचानक बढ़ रहा है और 48 आवर्स के अंदर में भी वो एक्सप्लोड कर सकता है। जब ये न्यूज़ पहुंची तो गवर्नर ने वहां से कंफर्म किया कि ये न्यूज़ फेक है और सब कुछ अंडर कंट्रोल है। फिर 9:30 मॉर्निंग अप्रैल 1 न्यूज़ आई कि सब कुछ स्टेबल हो चुका है और वहां पे किसी भी तरह के कैलेमिटी और किसी भी तरह की लीकेज नहीं है। फिर 12:45 पर प्रेसिडेंट कार्टर का हेलीकॉप्टर आता है जो वहां पर डीपली इंस्पेक्शन करते हैं और बताते हैं कि सब कुछ अंडर कंट्रोल हो चुका है और प्लांट के अंदर कोई भी इशू नहीं है। 3:53 मॉर्निंग में एक फिर से गुड न्यूज़ आती है जिसमें बताया गया कि बबल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और न्यूक्लियर प्लांट के अंदर फाइनली पोजीशन पे वो कूल डाउन की स्थिति में आ चुका है। इसके बाद सभी को वापस बुलाया गया और प्रेग्नेंट वुमेन्स और बच्चे जो वहाँ से चले गए थे उनको वापस बुलाया गया कि क्राइसिस पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और इस तरह से जो 3 माइल आइलैंड का इंसिडेंट था वो कम्प्लीटली रिजॉल्व हो गया था।